जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि अब तक आप लोग पढ़ते पढ़ते, लेक्चर देखते देखते, नोट्स बनाते बनाते आ रहे हो, तो वैसे ही ज़ोरों शोरों से आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। नहीं चल रही है तो क्लास अब आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत पास में आने वाले हैं। अरे आ गए, 3 तो महीने बचे हैं और आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, 6 सब्जेक्ट्स हैं। इसलिए आपका फोकस, आपकी मेहनत अब बढ़ जाना चाहिए। चलिए इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सेटअप थोड़ा चेंज कर दिया है हमने, थोड़ा चेंज आता जाएगा। फ़िलहाल के लिए आज हमको पढ़ना है, कोशिश करेंगे हम आज एक लेक्चर में रैप अप करने की, लेकिन ये टाइम फ़िलहाल 9:07 हो रहा है, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर शायद बना ना पाऊँ, और 1 घंटे में अगर जितना कवर हो जाएगा उतना कर लेंगे। बाकी ट्राई ये करेंगे कि एटलीस्ट टोटल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वो कर लेंगे हम। माने केमिकल रिएक्शंस के 4 टाइप्स थे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सिर्फ एक टाइप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आज हमने, पहले बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इसके टोटल 4 टाइप थे। 4 में से जो पहला टाइप था वो था अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा था अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा था अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा था अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो पूरा का पूरा पढ़ लिया था, राइट। और आज हमारा काम है इन 3 मुद्दों पे चर्चा करना। जितना हमारे पास टाइम है लेक्चर के लिए, उसमें हम इन 3 मुद्दों पर चर्चा ज़रूर करेंगे, और फिर कल एक आखिरी लेक्चर के साथ में हम बचा हुआ मटेरियल आपको दे देंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ में शुरू करते हैं। आओ हेडिंग डालते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। नाम से ही पता लग रहा है, डी माने रिमूवल या फिर तोड़ना। किसे तोड़ना? कंपोजिशन को तोड़ना। अब कंपोजिशन किससे बना हुआ है? सर केमिकल्स से। मतलब केमिकल्स को आप अलग अलग करोगे। केमिकल्स क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं। माने उन चीज़ों को आप ब्रेक करके अलग करने की कोशिश करोगे। देखो कैसे, क्योंकि ये चारों के चारों टाइप है केमिकल रिएक्शन के, माने ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन हो गई। सही है क्या? तो मैं लिख सकता हूं अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ केमिकल कंपाउंड splits up into 2 or more parts is known as decomposition reaction। इसको मैंने डैश डैश करके लिख दिया। इस डैश डैश का मतलब है कि हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर लिख दिया है ना। फालतू ज़्यादा लंबा नहीं लिखना। तो ये समझ में आया आपको? अच्छा, हो क्या रहा है सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिल रहा था आकर, और तब एक नया रिएक्टेंट बन रहा था। सही है क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इस तरह से एक रिएक्टेंट होगा और ये टूट जाएगा और नए नए कंपाउंड्स को बनाएगा। क्लियर है क्या? बात समझे? तो जैसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, करीब आ रहे थे और जुड़ रहे थे,
अब टूट कर अलग हो रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है, हाँ या नहीं? बिल्कुल है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ ये रिएक्शन शॉर्ट में मैंने दिखाया है ना, REX, ऐसे करके शॉर्ट में मैंने रिएक्शन दिखाया है। तो इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ सर, ये बात भी सही है। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। लो एग्जांपल लो। हमने क्या किया, हमने लिया FeSO4 को, फेरस सल्फेट को, ठीक है, एक्वस फॉर्म में फिलहाल ये मैंने पानी वानी के अंदर घुला हुआ है। ओके, अब तो आप समझ गए होंगे इस एक्वस का मतलब क्या होता है। ये FeSO4 का सोल्यूशन है ना। होता क्या है, जब आप इसको हीट दोगे, जब आप इसको हीट दोगे तो उस कंडीशन में ये तीन चीज़ें बना रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये तो गैस रह जाते हैं अपने। अब शुरुआत में इसका रंग जो था FeSO4 का, सॉरी इसको एक्वस नहीं रखना, अपने को इसको सॉलिड ही रखना है। जी हाँ, सॉलिड रखना है। कारण क्योंकि FeSO4 को जब हम इस रिएक्शन में दिखा रहे हैं, इस रिएक्शन में हम FeSO4 को दिखा रहे हैं, तो सॉलिड रखने के पीछे ये रीज़न है कि हमको इसके जिस कलर का इस्तेमाल करना है, या फिर यूँ कहो कि सॉलिड होने पर इसका जो कलर होगा, सॉलिड है इसका मतलब ये कैसा है, बिना पानी का, राइट। तो बिना पानी के हम इसको बोलेंगे एनहाइड्रस। सर इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रस का मतलब तो समझ गए हो, पानी है, हाइड्रा वर्ड आ रहा है। एन का मतलब नहीं, माने एब्सेंट, तो वाटर एब्सेंट है। तो इस FeSO4 में, फेरस सल्फेट में आपको वाटर नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए, तब इसे सॉलिड फॉर्म में इसका जो रंग होता है वो होता है वाइट। कैसा होता है? वाइट, वाइट कलर्ड ये होता है। जैसे हीट देते हो, जैसे आप इसको हीट दोगे तो अपना ये बनकर आएगा, और इसका रंग होता है ब्राउन। कैसा होता है? ब्राउन माने भूरा, ब्राउन कलर होता है, ठीक है। इसका नाम फेरस सल्फेट है, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड है। अब मैंने एक बात बताई थी फेरस और फेरिक के बीच में, शायद आपको याद भी होगी, है ना। अब शॉर्ट में बता देता हूँ। जो फेरस वाला टर्म है, जो फेरस वाला टर्म है, ये Fe पर +2 के चार्ज से संबंधित है, और जो फेरिक वाला टर्म है वो Fe पर माने आयरन के एटम पर +3 के चार्ज से संबंधित है। क्यों सर? रिक लग रहा है, रिक का मतलब तो रिच से आता है, रिच माने अमीर। तो ये Fe अमीर है या फिर ये Fe अमीर है? जिसके पास ज़्यादा चार्ज है वो ज़्यादा अमीर मान लो। इसका मतलब +3 माने चार्ज का वैल्यू, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसको अपन ने रिक या रिच मान लिया, इसलिए रिक लगा दिया इसके आयन में। तो Fe+3 को आप डायरेक्टली फेरिक कह सकते हो। आसान लगी बात। तो फेरस आयन ये है, फेरिक आयन ये है। क्लियर? तो अब एक बार देख लेते हैं FeSO4 को अलग से। सबसे पहले इसका केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या लिखोगे इसका? सर जिन केमिकल्स ने इसको बनाया है उनका नाम लिख दो। किस किस ने बनाया? सर Fe ने बनाया। अब यहाँ पर Fe पर कौन सा चार्ज है? अगर आप इसको तोड़ोगे तो दो चीज़ें बनेंगी। क्या क्या बनेंगी सर? एक बनेगा SO4-2 और एक बनेगा Fe+2। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड है। हाँ सर कंपाउंड है, तो कंपाउंड के अंदर न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है ना, माने जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इसलिए SO4 पर, सल्फेट आयन पर -2 का चार्ज फिक्स रहता है। तो ये अगर -2 रख रहा है तो बची हुई पार्टी को +2 चार्ज रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। केमिकल नेम इसका आता है। अब +2 के लिए आप क्या यूज़ करते हो? फेरस। तो पहले लिखो फेरस, क्योंकि जब नाम लिखा जाता है या फार्मूला बनाया जाता है तो कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है। कैटायन में T लग रहा है
तो पॉजिटिव, टी पॉजिटिव जैसा होता है ना, ऐसा होता है टी, तो पॉजिटिव जैसा। मैंने पिछली क्लासेस की ट्रिक्स में बताई हुई ये बात। और एनाइन में एन लग रहा है, ANION, बीच में एन लग गया तो वो आता है नेगेटिव के लिए, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। केमिकल नेम क्या कहता है, सबसे पहले इसको लिखो, Fe+2 फेरस नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिखो फिर सोच क्या आएगा। ये लिखा मैंने FERROUS, लिख दिया सर, फेरस। उसके बाद ये क्या है सर, पहले केटायन फिर एनायन, केटायन लिख लिया, एनायन लिख दो, सिंपल। इसका नाम सर सल्फेट आयन, तो फेरस के साथ सल्फेट, इतना तो करना था। ये क्या है, केमिकल नेम। इसे कुछ ऐसे भी शो किया जाता है, फेरस टू सल्फेट। सर ये क्या फफूंद है, फफूंद नहीं है बेटा, अच्छी बात है। ये जो रोमन नंबर शो कर रहा है ना, ये रोमन नंबर शो कर रहा है, एक तरीके से ये ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। अब ये बात मैंने आपके सामने थोड़ी सी भारी बोल दी है, ये आपके जानने लायक चीज़ नहीं है। फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर आपके जानने लायक नंबर नहीं है, आपके जानने लायक पढ़ाई नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो फिर हम क्या करें, ये +2 कैसे लगाएं, मतलब ये रोमन नंबर में 2 कैसे लगाएं। मेरी बात सुनो, जब आप एक कंपाउंड को उठाते हो ना और उसका नाम लिखते हो, तो जो आप केटायन लिख रहे हो ना, केटायन, इस केटायन पर जितना भी चार्ज है, इस केटायन पर जब इस फॉर्मूले का आप केमिकल नाम लिखते हो, तो नाम लिखने के दौरान जो केटायन जो होता है, इस पर जो चार्ज होता है ना, कितना चार्ज है सर, +2। तो इसके +2 चार्ज में से प्लस माइनस, इसको मत देखो, केटायन के चार्ज को देखो, +2, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2। जितना उसका मैग्नीट्यूड है, उसको उस केटायन के नाम के जस्ट आगे, केटायन के नाम के जस्ट आगे रोमन नंबर बनाकर और ब्रैकेट लगा दो। समझे, अभी और समझोगे। ये बना, तो ये भी सही है, ये भी सही है, क्लियर। आप ये जनरली यूज़ लेते हो, अगर साइंटिफिकली बताना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए अपने केमिकल नेम, क्लियर है क्या। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है अपनी, उधर देखो Fe2O3 दिख रहा है, तो फिर लिखो, सोच क्या रहे हो, Fe2O3। अभी जब टूटेगा ना आयंस में, एक टूटेगा ऑक्साइड आयन में, एक टूटेगा फेरिक आयन में। सर आपको कैसे पता, पिछली क्लास में मैंने ये बात बताकर आया था, इसके हर एक आयन को तोड़कर आया था, इसलिए अभी मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। जब ये टूटेगा तो इस पे जाएगा ऑक्साइड आयन कहते हैं इसको, O पे -2, और ये अपना जाएगा Fe+3 फॉर्म में। समझे बात। अब आप क्रिस क्रॉस से करोगे तो ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। क्रिस क्रॉस नहीं आता, गो बैक टू योर लेक्चर्स, बेसिक लेक्चर पे जाओ, पता लग जाएगा, वहीं पर हमने पहले कराया हुआ है। अब इसके लिए केमिकल फार्मूला लिखना है, केमिकल नेम लिखना है एक्चुअली, तो इसके केमिकल्स को उठाओ लिखो, केमिकल्स को उठाओ लिखो, सिंपल। तो ये हमने लिखा केमिकल नेम, चलो बताओ केमिकल नेम में पहला क्या है, Fe+3, क्या दिखा रखा है सर, फेरिक दिखा रखा है, माने इसको कहा जाएगा फेरिक। उसके बाद ये क्या है, O-2, इसको कहते हैं ऑक्साइड आयन, तो फेरिक लिख लिया, फिर आप लिखते हो क्या, ऑक्साइड, क्लियर है क्या। एक सेकंड क्लास, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो फेरिक ऑक्साइड हमने लिखा, इसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, सर इसकी तरह रिप्रेजेंट करके दिखाओ ना, सिंपल। पहले आपको केटायन का नाम लिखना है, ये लो लिख दिया सर, आप भी क्या याद रखोगे, हमने नाम लिख लिया, ओके। इसके बाद केटायन का नाम लिखने के बाद जितना चार्ज केटायन पे होता है उसके मैग्नीट्यूड को उसके आगे रोमन नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है। जितना मतलब केटायन का नाम लिखने के बाद में जितना केटायन पे चार्ज होता है, उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, उस मैग्नीट्यूड को केटायन के नाम के आगे रोमन नंबर बना के लिखते हैं। तो मुझे बताओ इस केटायन पर कितना चार्ज है सर, +3, मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो 3 को उठाओ और केटायन के नाम के जस्ट आगे कैसे लिखोगे, रोमन नंबर में। चलो छापो, तो ये हो गया अपना रोमन नंबर 3 लगा दिया, और ऑक्साइड का ऑक्साइड लिख दिया। सोच के जवाब देना,
क्या इसको हम हीट दे रहे हैं? हाँ सर, माने ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पहली बात। दूसरी बात, ये अभी वाइट कलर का है, यहाँ जाने पर ब्राउन कलर क्या हो गया? माने कलर में चेंज आया? हाँ आया। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। तो ये केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक चीज़ थी कलर चेंज होना, ठीक है। हीट का चेंज भी आ गया। थर्ड चीज़, ये टूट रहा है और 3 चीज़ों को बना रहा है। क्या बोला मैंने? अब हो सकता है आपका ऑब्जेक्शन उठे, सर ये तो यहाँ पर 1 सल्फर है, यहाँ पर 2 तो सल्फर आ गए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन 5 और 3 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन हो गए, जबकि यहाँ पर सिर्फ 4 हैं। यहाँ पर 1 Fe है, यहाँ पर 2 Fe है। तो अब रिएक्शन को बैलेंस कर हिट एंड ट्रायल से करोगे तो यार थोड़ा जल्दी सिस्टम हो जा रहा है, तो उससे कर लो, या फिर हमने जो तरीका सिखाया उससे कर लो, वो कभी गलत नहीं होगा। बस 2FeSO4 सिंपल, बैलेंस कर लो, हो गया बैलेंस आपका काम, ठीक है। तो अब मेरा ये कहना है कि ये टूट रहा है और इन चीज़ों को बना रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि सर ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक केमिकल कंपाउंड टूटता है, स्प्लिट्स अप, किस में? 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, 1 2 3, 2 से ज़्यादा हैं, तब इस रिएक्शन को आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हो। बात समझ में आई? एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूँगा, इसी से रिलेटेड है कि भाई ये FeSO4 ना, ऐसा सॉलिड फॉर्म वाला, वो कहाँ से आया, इसको कैसे लाया गया, उसका एग्जांपल भी देख लो। इसके लिए हम लेते हैं एक चीज़ FeSO4.7H2O। इस चीज़ को जब आप हीट देते हो तब ये चीज़ 2 भागों में टूट जाएगी डेफिनेटली। FeSO4 प्लस 7H2O, डेफिनेटली ये 7H2O तो निकल जाएगा साइड में। माने पहले पानी इसके साथ जुड़ा हुआ था, डॉट लगाया है। हो सकता है आपको इस टर्म के बारे में ना पता हो, है ना, और अगर पता भी होगा तो हम तो यही सोचेंगे कि आपको नहीं पता है, ताकि हम बेसिक से सबको समझा सकें। अब मेरी बात सुनो पहले तो, ये एक आयनिक कंपाउंड है अपना फ़िलहाल के लिए। इस आयनिक कंपाउंड के साथ में वाटर मॉलिक्यूल आकर जुड़ा है, ठीक है। जुड़ने वाले इन वाटर मॉलिक्यूल्स को, आयनिक कंपाउंड के साथ में जुड़ने वाले इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को, जिनको हीट देकर सेपरेट किया जा सकता है। हीट देने के बाद में आप अगर इसको देखो तो FeSO4 अलग हो चुका है और 7H2O अलग हो चुका है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स associated with the ionic compound, number of water molecules associated with the ionic compounds which can be separated by heating them या by giving them a heat, इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स को आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हो, ठीक है। इसके बारे में घोर चर्चा होगी आगे, अभी नहीं, अगले चैप्टर में। तो सिर्फ मैं आपको अभी एक शब्द पकड़ा रहा हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बस इसे अभी याद रख लो, एक ही जगह काम आ रहा है। इसकी डिटेल डिस्कशन आगे वाले चैप्टर में है, ठीक है। तो हेयर 7H2O इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझे क्या? अबे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसको भी आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसको समझाना चालू किया तो मुझे एक और टर्म को बताना पड़ेगा, और उस टर्म का नाम है एम्पेरिकल फार्मूला। अगर मैंने एम्पेरिकल फार्मूला को बताना चालू किया तो मुझे बताना पड़ेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बजाय इसके मैं इन सब चीज़ों को आपको बेसिक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये सब टॉपिक्स 9th क्लास के पर्टिकुलर चैप्टर्स के टॉपिक हैं, उनको पढ़ाए जाते हैं। 10th में ये सब टॉपिक्स सिलेबस में नज़र नहीं आते, लेकिन इसको समझाने के लिए जो चीज़ एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की है वो आपको काम आएगी। इसलिए इसके यहाँ डिस्कशन करने के बजाय मैं इसको वहाँ डिस्कस में लूँगा। फिलहाल आप इतना समझो बस, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि एक FeSO4 जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, उसके साथ में जुड़ने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या जो कि हीट देने पर सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट तो हो गई, FeSO4 अलग हो गया, 7H2O अलग हो गया। क्लियर है क्या? तो ये जो FeSO4 7H2O है, FeSO4 माने फेरस सल्फेट, जब पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्टेड है ना, तब इसका रंग होता है ग्रीन। कैसा होता है? ग्रीन। तो अभी इसका कलर है ग्रीन। और जब ये FeSO4 यहाँ पहुँचता है सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में है, अब इसका रंग हो जाता है अपना ऐसा वाइट।
एनहाइड्रस माने पानी अलग हो चुका है, अब इसमें पानी मौजूद नहीं है, तो ये अब कैसा कहलाता है अपना, देखो चेक करो वाइट लिखा पड़ा है ना, समझे क्या बात क्लियर हुई। हटता हूँ, तब तक आप कॉपी करो उसको, फिर हम आगे बढ़ाते हैं और एग्जांपल्स के साथ। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो एक कंपाउंड गिवन था, केमिकल कंपाउंड, स्प्लिट्स अप, टूट जाएगा दो भागों में, टूट गया, दो भागों में टूट गया, इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आसान है। हटता हूँ साइड में, करो कॉपी, आगे बात करते हैं। चलिए क्लास बाकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अपन ने पहला एग्जांपल क्या पढ़ा सर, फेरस सल्फेट को आपने तोड़ा था, उसके बारे में बात की। माने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बचे हुए एग्जांपल्स को अपने को पढ़ना है। तो एग्जांपल लेते हैं आगे की तरफ। वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा, वो टूटेगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। आओ ये रिएक्शन लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे आप हीट देते हो तो ये दो भागों में टूट जाएगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड में, एक CO2 में। अब हो सकता है क्लास आपका एक बहुत बड़ा डाउट उठे, या एक काम करता हूँ मैं थोड़ी देर रिएक्शन लिखता हूँ, फिर उस डाउट को मैं यहाँ पर बात करूँगा। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डाउट, महा डाउट। ये महा डाउट में डिस्कस करूँगा, मैंने वहाँ लिख दिया है याद करने के लिए, मतलब याद आ जाए मुझे। पहले मैं सारा लिखवा देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। उस पढ़ाने के बाद में एक डाउट है जो आपको उठेगा ही उठेगा, और अब तक मन में उठ भी रहा होगा। हो सकता है किसी के उठाओ किसी के ना उठाओ, लेकिन परेशानी वो सबको देता है। मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ और उस बात का समाधान भी है मेरे पास, ठीक है। तो पहले हमने ये देखा सर एक रिएक्टेंट है, हाँ है, मल्टीपल प्रोडक्ट में टूट रहा है, हाँ टूट रहा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसी को तो कहते हैं, हाँ सर ठीक है। आगे बताओ। अच्छा इन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाली वीडियोस में, जहाँ मैंने इसके साथ में वाटर को कंबाइन कराया था तो कुछ प्रोडक्ट्स बनवाए थे, राइट। केमिकल नेम देखना चाहो तो इसका क्या लिखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या लिखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका क्या लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में लिखवाना चाहता हूँ कि इसके लिए नाम तो पता लग गया आपको, केमिकल नेम तो पता लग गया। ये लिख देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। ये अपना क्या हो गया सर, केमिकल नेम। ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ये दोनों चीज़ें आपको केमिकल नाम तो मैंने बता दिए, इसका तो आसान है ना यार, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब मैं आपको इसके बारे में माने इसका कॉमन नेम बताना चाहता हूँ। इसका कॉमन नेम तो आप पढ़ कर आ चुके हो, बर्न्ट लाइम, क्विक लाइम या फिर लाइम, तीनों नाम इसी के कॉमन नेम है। इसके लिए जो चीज़ कॉमन नेम है वो क्या है, इसके लिए कॉमन नेम अपना कहलाता है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का हिंदी में मतलब होता है चूना पत्थर, ठीक है। लाइम स्टोन CaCO3 का कॉमन नेम है। ये क्या है, कॉमन नेम, और ये क्या है, केमिकल नेम, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल। सर तीसरा एग्जाम्पल लो, मार डाउट अभी बाकी है, बताऊंगा क्या है। एक और एग्जाम्पल अपना आता है, इस बार अपन लेते हैं लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट टूटेगा तो तीन भाग बनाएगा, कौन कौन से, एक लेड ऑक्साइड बनाएगा, एक NO2 गैस बनाएगा और एक O2 गैस बनाएगा। ये सॉलिड में रह जाएगा, ठीक है। जब ये लेड नाइट्रेट अपनी सॉल्ट वाली फॉर्म में होता है ना, तब ये कलरलेस होता है, माने इसके पास कोई कलर नहीं होता। फिर भी मैं इनकी केमिकल नेम बताना चाहूँगा। इसका केमिकल नेम अपना लेड नाइट्रेट है, ठीक है। इसका नाम अपना लेड ऑक्साइड है, इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह दो, और इसका डाइऑक्सीजन आपको पता है, माने ऑक्सीजन गैस भी कह सकते हो। इसका लिखना ज़रूरी है क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कोई ज़रूरी नहीं है। तो लेड नाइट्रेट जब इस फॉर्म में है, नॉर्मली बैठा हुआ है, टूट नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में ये कलरलेस होता है।
क्या होता है, कलरलेस होता है। जब PbO बनता है सॉलिड फॉर्म में तो ये येलो कलर का बन जाता है। माने कलरलेस कंपाउंड टूटेगा तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो येलो कलर का होगा। ये जो NO2 गैस बन रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस गैस का जो रंग होता है ना भूरा ब्राउन कलर होता है, ब्राउन माने, और ये धुएं के रूप में निकल जाती है, इसलिए हम लिखते हैं ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, क्या कहा मैंने, केमिकल नेम तो ये हो गया, ये इसका रंग हो गया, जब ये टूटा तो ये और ये बना। लेड ऑक्साइड, इसका रंग येलो बना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर NO2 गैस भूरे रंग के धुओं के रूप में उड़ गई। और ऑक्सीजन गैस, आपको पता है ऑक्सीजन गैस का कहाँ होता है रंग इतना, तो ये भी उड़ गई अपनी। ये अपनी दूसरी रिएक्शन। अच्छा, इसको हीट देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं टूटेगा। सर कमाल की बात, इस डिकम्पोजिशन में देखो एक बार, एक कंपाउंड, एक रिएक्टेंट है, हाँ है, मल्टीपल प्रोडक्ट, 2 से ज़्यादा या फिर 2 प्रोडक्ट बना रहा है, हाँ बना रहा है, 2 से ज़्यादा बना रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी हुई सर, डिकम्पोजिशन। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट देनी पड़ी, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट देनी पड़ी। इसके पहले जो FeSO4 को तोड़ा था वहाँ पर भी आपने हीट दी थी। तो क्या सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप हीट दिए जा रहे हो? अब तक तो ऐसा ही हुआ है ना। तो एक नोट पॉइंट लिखा जा सकता है थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए, नोट पॉइंट लिखा जा सकता है। चलो ये लिख देता हूँ, वहाँ फिर दूसरे बाकी एग्जांपल कर लेंगे। क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन? नाम से पता लग रहा है, जब डिकम्पोजिशन में थर्मल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो उस डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। माने डेफिनेशन में लिखा जा सकता है, व्हेन डिकम्पोजिशन is carried out by thermal energy or heat, it is called as dash dash dash। इसका मतलब इट इज़ कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अब तक जो आप देख कर आए वो सब हीट एनर्जी की वजह से या थर्मल एनर्जी की वजह से डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स थे यहाँ तक। क्या डिकम्पोजिशन के लिए सिर्फ हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी ही दी जाती है? नहीं, एनर्जी दी जाती है, लेकिन सिर्फ थर्मल या हीट एनर्जी दी जाती है क्या? नहीं, और भी एनर्जीज दी जा सकती हैं सर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी तो एनर्जी का एक फॉर्म है, तो उसके रूप में दी जाएगी। तो अब मैं लिखता हूँ दूसरा एग्जाम्पल अपना, इसी का एग्जाम्पल आगे बढ़ाता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, माने पानी को इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ना है। ये बात हम पहले भी पढ़ ही चुके हैं, पर फिर भी देख लो। करना क्या है इसके अंदर सर, H2O रखना है, डेफिनेटली लिक्विड फॉर्म में। इसको आप कौन सी फॉर्म दे रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट से, ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो, पर उसके लिए आपके पास बैटरी होना ज़रूरी है अच्छी खासी। तो इलेक्ट्रिक करंट से आप इसको हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में तोड़ सकते हो। ये बैलेंस रिएक्शन हो गई अपनी। दूसरा एक और एग्जांपल है, जब मॉल्टन NaCl है। अब वर्ड आया मॉल्टन, मॉल्टन का मतलब हिंदी में होता है गला हुआ या फिर पिघला हुआ। देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। तो करना क्या है आपको? NaCl लेना है। जनरली तो NaCl सॉलिड की फॉर्म में मिलता है ना, लेकिन यहाँ पर लिक्विड की फॉर्म में है। लिक्विड मतलब मॉल्टन है एक्चुअली। कैसा है? मॉल्टन। लिक्विड का मतलब ये नहीं कि इसमें पानी है,
मॉल्टन का मतलब पिघला हुआ, माने आप NaCl को पहले हीट दे रहे हो, इतना हीट दे रहे हो, इतना गर्म कर रहे हो कि पिघल सा जाए, तो मोल्टन स्टेज में आ गया अपनी। अब आप इसको इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू Na और Cl गैसेस में तोड़ सकते हो, मतलब इन एटम्स में या इन एलिमेंट्स में तोड़ सकते हो। Cl2 गैस की फॉर्म में निकल जाता है और सोडियम सॉलिड की फॉर्म में ही रहता है। ये NaCl 2 Na है तो इसको 2 ले लेते हैं। अब रिएक्शन बैलेंस भी है। इन दोनों रिएक्शन को देख लो, एक रिएक्टेंट आ रहा है, एक रिएक्टेंट आ रहा है, 2 प्रोडक्ट मिनिमम दे रहा है, 2 प्रोडक्ट मिनिमम दे रहा है और बदले में इसको एनर्जी दी जा रही है। इलेक्ट्रोलिसिस है ना, मतलब यहाँ पर भी क्या खर्च होगा, इलेक्ट्रिक करंट। बात समझे? डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, एक रिएक्टेंट का मिनिमम 2 प्रोडक्ट्स में या फिर ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाना। ये हुआ यहाँ तक। और कोई एग्जांपल हमारे पास में? हाँ, एक एग्जांपल और है। यहाँ पर हीट एनर्जी का इस्तेमाल हुआ, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल हुआ। तो क्या एनर्जी के इतने ही रूप होते हैं? एनर्जी के तो और भी रूप होते हैं सर। सूरज चाचू जागे, माने सन से आने वाली एनर्जी, वो भी तो एनर्जी है, माने सनलाइट की एनर्जी। अब हमारा एग्जांपल क्या है? सनलाइट की एनर्जी। अब आती है हमारी सनलाइट की एनर्जी। माने एक और एग्जांपल अपना आएगा, जानता हूँ वहाँ डाउट बाकी है, बता रहा हूँ। माने क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट एनर्जी। अपन ने 2 कंपाउंड्स लिए यहाँ पर, एक लिया AgCl और यहाँ पर लेते हैं AgBr। स्टार्टिंग में इसको सॉलिड फॉर्म में ले लिया। आप इसको सनलाइट की हीट दे हुए, सनलाइट की एनर्जी दो। सेम काम इसके साथ करो। माना एक चाइना डिश में, एक प्लेट में, एक छोटे से चाइना डिश क्या होती है मैं सब बता दूंगा, अभी नहीं, कुछ टाइम रुक कर जब सारी प्रैक्टिकल वाला केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो सनलाइट की मदद से, सनलाइट की एनर्जी से जब आप इसको सनलाइट की एनर्जी दोगे, इस पर सनलाइट को आप एक्सपोज करोगे, उस कंडीशन में 2 भागों में टूटेगा। यहाँ डबल ले लें तो यहाँ पर 2 Ag बनेगा प्लस Cl2 गैस बनेगी। यहाँ पर 2 Ag बनेगा प्लस Cl2 गैस बनेगी। तो ये है अपना सॉलिड फॉर्म में है, ये भी अपना सॉलिड फॉर्म में है। AgCl वाइट कलर का होता है और AgBr पेल येलो कलर का होता है। सर येलो तो सुना था, पेल येलो क्या होता है? एक होता है येलो डार्क फॉर्म में, माने येलो काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्ट में हो, उसका कलर ज़्यादा हो, और एक होता है येलो जिसका कलर काफ़ी फेड हुआ हो, फीका पड़ा हुआ हो, माने पेल येलो, काफ़ी हल्का पीला, ये इसका रंग है। जो Ag यहाँ पर बन रहा है दोनों जगहों पर, ये बनता है अपना ग्रेइश वाइट, माने ऐसा सफ़ेद जिसमें थोड़ा थोड़ा ग्रे अपीयरेंस भी हो। इसका भी सेम हाल, ग्रेइश वाइट। बात समझे क्या? हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी, ये सब एनर्जीज अब तक हमने यूज़ करी। हर बार हमने क्या किया, एक रिएक्टेंट को तोड़ा, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। एक छोटी सी बात और बताता हूँ, फिर आता हूँ महा डाउट पर। फिर एक काम करते हैं, आज इस लेक्चर को हम यहीं पर रोक देते हैं। कल एक आखिरी लेक्चर में हम सारी कहानी क्लियर कर देंगे इस चैप्टर की, है ना। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मुझे लेक्चर यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा कुछ देर में। तो अब मैं पहले लिखता हूँ यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर महा डाउट की बात करके अपनी कथा को आज समाप्त करते हैं। तो मतलब विराम देते हैं आज की कथा को। तो हमने कहा यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला
मेटल्स को ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप। गौर से देखो, आप एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए किसी मेटल को उसके कंपाउंड में से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। इस कंपाउंड में से आपने मेटल को निकाल लिया, हाँ या नहीं? माने वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स, वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर naturally occurring substances। नेचुरली AgBr पाया जा रहा था, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सनलाइट उस पर एक्सपोज करवाई और Ag मेटल एक्सट्रैक्ट हो गई, माने अलग निकल कर आ गई। पहला तो ये। दूसरा, सर डिकम्पोजिशन में तोड़ा जाता है, तो फूड को भी तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को भी तोड़ा जाता है। मैं पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में जहाँ मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की थी, वहाँ मैंने NCERT की कुछ मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया था और मैंने ये बताया था कि हमारा रेस्पिरेशन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। तो जो ग्लूकोज टूट रहा था उसी से बॉडी में एनर्जी आ रही थी ना, तो वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। इसका मतलब डाइजेशन ऑफ फूड या फिर रेस्पिरेशन वो भी हमारा चला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड ये भी अपना किस में आ गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अब लेता हूँ महा डाउट आज का। महा डाउट ये कहता है सर ऐसी रिएक्शन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसलिए हमको याद हो चुकी हैं, ऐसी रिएक्शन भी कर पाना बड़ा आसान है और ये रिएक्शन भी बड़ी सिंपल दिख रही है तो हम कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम आएगी इस रिएक्शन में। अब हमारी क्लास में रटना तो बिल्कुल भी नहीं चलता, चाहे थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो, चाहे फिर वो फैक्चुअल बात हो, चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर। तो इसका क्या करें सर? मैं एक ऐसा लेक्चर लेकर आऊँगा बेसिक्स की क्लास में, एक ऐसा लेक्चर बनाऊँगा जिसमें इन कंपाउंड्स को जब तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, तो कैसे कैसे टाइप के कंपाउंड बनेंगे वो आपको देखकर ही पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पर लेड नाइट्रेट है, मैंने लेड नाइट्रेट को तोड़ने पर 3 चीज़ें बना करती हैं। देखो, लेड एक मेटल है, मेटल कोई सी मेटल आती उसके साथ अगर नाइट्रेट आता तो मेटल नाइट्रेट को तोड़ने पर कुछ चीज़ें जो बना करती हैं, जैसे कि NO2 गैस बना करती है, O2 गैस बना करती है और मेटल का ऑक्साइड बना करता है। तो उसके एग्जाम्पल और उसके टाइप्स, माने रिएक्शंस के टाइप्स अभी तो आप पढ़ रहे हो, है ना? लेकिन अब जैसे ये रिएक्शंस हैं, रिएक्शन को ब्रेक करने के अकॉर्डिंग उनके कितने टाइप्स हैं, माने कंपाउंड किस तरह का लिया गया है, उसको जब ब्रेक किया जाएगा तो कैसे कैसे कंपाउंड बनेंगे, ये सब आपको टेक्निकली समझ में आ जाए, ये सब आपको टेक्निकली याद हो जाए। अभी तो आपको ये रटना पड़ रहा है कि भाई इससे ये बनेगा, रटना ही पड़ गया। रटना नहीं पड़ेगा इस चीज़ को, फ़िलहाल तो मल्टीपल टाइम पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन मैं बेसिक में एक ऐसा लेक्चर लेकर आ जाऊँगा परसों तक, कोशिश करूँगा 2 दिन बाद तक, जिसमें आपको ऐसे कंपाउंड्स को जब आप तोड़ो तो ये, क्योंकि होता क्या एग्जाम में यही पूछेगा कि लेड नाइट्रेट को तोड़ने पर ऐसी गैस का केमिकल नेम बताओ जो कि ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में निकलती है। अब हमको यहाँ पर दिख रहा है कि इसको तोड़ने पर NO2 नाम की एक गैस बनती है जो कि भूरे धुएं के साथ में निकलती है, ब्राउन फ्यूम्स के साथ में निकलती है। तो इसका केमिकल नेम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में क्लिक कैसे होगा कि इसको तोड़ने पर NO2 गैस बनेगी ही बनेगी, उसके लिए मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा कि आपको इन कंपाउंड्स को देखते ही समझ में आ जाए कि आपके प्रोडक्ट क्या क्या बनने वाले हैं। ठीक है, तो आज की कथा को देते हुए विराम। तो महा डाउट जो ये वाला आपका है, ये आ जाएगा कहाँ पे? आपके बेसिक्स के लेक्चर्स में। हाँ, अब हमारे लेक्चर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब तक थोड़ा बिजी चल रहा था, शेड्यूल बहुत ज़्यादा है। ये फ्रीक्वेंसी कल से ही बढ़ जाएगी, आई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, क्योंकि हमने प्रण ले रखा है कि इन 10 दिनों में 30 तारीख तक कैसे भी करके केमिस्ट्री के सारे लेक्चर डालने की कोशिश करनी है। एटलीस्ट हम 3 से ऊपर लेक्चर तो पहुँचाएँ, 4 तक तो ही है, 3 से गाड़ी ऊपर तो पहुँचे, 3 चैप्टर तो पूरे हों इन दिनों में। ठीक है, तो देकर अपनी बातों को विराम इसी के साथ बोलता हूँ, जय श्री राम।